the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 2nd July of 2020 and it's a Thursday today. So let's start the analysis of the newspaper. आज की हम पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है मोदी क्विट्स चाइनीज सोशल मीडिया साइट्स कि जैसे आप सभी जानते होंगे कि वीबो जो सोशल साइट थी जो क्या कहते हैं चाइनीज़ सोशल साइट थी जिससे इंडियंस बात कर सकते हैं चाइनीज़ पीपल से भी, वो क्या कहते हैं उससे नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने भी अपना अकाउंट हटा लिया है। उस पर अभी उनका अकाउंट है लेकिन उन्होंने सारे पोस्ट अपने हटा लिए हैं। सिर्फ उसमें 2 पोस्ट बचे जो उनके साथ उनकी पिक थी, प्रेसिडेंट जो क्या कहते हैं है चाइना के, उनके साथ जो पिक थी उन वही 2 सिर्फ पोस्ट बची है, बाकी सारी पोस्ट हटा दी है। इसमें वही कहा गया मिस्टर मोदी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग वीबो फॉलोइंग द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन to ban 59 Chinese apps. The government on Monday decided to impose the ban on the apps including Weibo. क्या कहते हैं जो बैन हुए 59 ऐप्स उसके साथ इस वीबो पे भी बैन लग चुका है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया है। उसी को क्या कहते हैं मिस्टर मोदी ने क्या कहते हैं जब 59 ऐप्स बैन हुए उसके बाद मिस्टर मोदी ने इस वीबो को भी कैसे अपना अकाउंट हटा लिया है। इस पर अब वो यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी बैन कर दिया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। जो वीबो डिप्लोमेसी थी वो लॉन्च हुई थी 2015 में एज अ मीन्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ चाइना बिफोर इज फर्स्ट विजिट देयर एज प्राइम मिनिस्टर। कि 2015 में चालू की गई थी जब वो जाने वाले थे चाइना में, उससे पहले चाइनीज़ पीपल से बात करने के लिए ये चालू की गई थी। अब देखते हैं अगली न्यूज़। जीएसटी रिव्यूज प्लग 41% इन क्वार्टर। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसमें जो अप्रैल टू जून में 1.86 लाख करोड़ जमा हुआ है, जो 41% डिक्रीमेंट है जो लास्ट ईयर 3.14 लाख करोड़ था। सेम पीरियड में लास्ट ईयर 3.14 लाख करोड़ था और इस साल 1.86 करोड़ है लाख करोड़ है, जो 41% डिक्रीमेंट है इसमें। ये क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को और इसीलिए जीएसटी में इतना गिरावट आई है। चलिए देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं Question247, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इन पीडीएफ नोट्स के लिए। जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अंडर आर्टिकल 279 में फॉर्म की गई थी। ये रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर अपना डिसीजन देती है। ये बनी थी क्या कहते हैं 101st अमेंडमेंट के द्वारा इसे बनाया गया था 2016 में। द जीएसटी काउंसिल चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इसके अदर मेंबर होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। ये दोनों इसके मेंबर होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट्स गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसी फेडरल बॉडी है जहाँ पे दोनों को, सेंटर और स्टेट को, दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है अलग अलग फैक्टर में। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं डिसीजन लिया जाता है, एक मीटिंग होती है उस पर मेजॉरिटी देखी जाती है और 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए तभी वो डिसीजन लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। NGT tells DPCC to recover 4.5 lakh from dyeing units. Following a plea alleging the operation of illegal dyeing units in a residential area in the city, the National Green Tribunal has directed the Delhi Police Pollution Control Committee (DPCC) to recover an environmental compensation amounting to 4.5 lakh. NGT ने DPCC को डिसीजन ऑर्डर किया है कि वो रिकवर करे 4.5 लाख डाइंग यूनिट से, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को हार्म किया है। ऐसा कंपनसेशन अमाउंट 4.5 लाख रिकवर करने होंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और क्या कहते हैं इसकी कब बनाई गई थी और इसके कौन कौन मेंबर होते हैं और किस एरिया में अपना ये डिसीजन देती है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। न्यू टू फॉलो ड्यू प्रोसेस टू डिक्लेयर सैनिटरी नैपकिन एज एसेंशियल आइटम्स। क्या कहते हैं कि
न्यूज़ में बताया गया कि जो सैनिटरी नैपकिन्स है उसको भी एसेंशियल आइटम में जोड़ना होगा, ऐसा क्या कहते हैं बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ टोल्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट डिसीजन टू इंक्लूड सैनिटरी नैपकिन्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज मे बी टेकन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द करंट मार्केट सिनेरियो एंड द डिमांड सप्लाई गैप। जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वो डिसीजन दे और सैनिटरी नैपकिन को एक एसेंशियल आइटम में जोड़ा जाए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत इसे एसेंशियल आइटम्स में जोड़ दिया जाए। तो क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि वो देखा जाएगा, करंट मार्केट का सिनेरियो ली जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि डिमांड सप्लाई गैप जो है वो कितना है और क्यों हो रहा है, उसके बाद ये इसमें जोड़ा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। चलिए देख लेते हैं ईसी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ ईसी एक्ट का गवर्नमेंट ब्रिंग्स मार्क्स एंड हैंड सैनिटाइजर अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स। इसी साल कुछ महीने पहले अब मार्च के महीने में ही क्या कहते हैं सैनिटाइजर्स और क्या कहते हैं मास्क को एसेंशियल आइटम्स के उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में जोड़ दिया गया था। Under the EC Act, powers of the central government have already been delegated to the states by way of ordering during 1972 to 1978। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को डिसीजन देती है इसके ऊपर वो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं 1972 के 1978 के बीच में ही। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी देयरफॉर मे टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। द ECA वॉज एनेक्टेड वे बैक इन 1955। ये ECA 1955 में बनाया गया था और इसे इनैक्ट भी 1955 में ही कर दिया गया। और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वो अपना डिसीजन क्या ऑफेंडर्स के खिलाफ भी ले सकती है। इट हैज़ सीन्स बिन यूज बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ होल होस्ट ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर्स एसेंशियल इन ऑर्डर टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइसेस। क्या कहते हैं ये देखती है प्रोटेक्शन, देखती है किसी भी आइटम का जो ज़रूरी होता है उसकी सप्लाई देखती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ये देखती है, फिर देखती है कि कितना ज़रूरी है कंज्यूमर के लिए, फिर उसको एसेंशियल आइटम में जोड़ देती है जिसके कारण वो कंज्यूमर्स तक आराम से पहुंच सके और फेयर प्राइस एक नॉर्मल रेट में पहुंच सके, किसी का कि ज़्यादा हो कम हो ऐसा ना हो, एक नॉर्मल प्राइस हो एक फिक्स प्राइस हो, ऐसा इसमें बताया गया। द लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर द एक्ट इंक्लूड जो अलग अलग आइटम है इस एक्ट में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में, जैसे ड्रग्स एंड दवाई फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब इस लिस्ट में आते हैं। The center can now include new communities as and when the need arises and take them off the list once the situation improves। कि सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इसमें नए आइटम्स भी जोड़ सकती है और जो पहले से आइटम है अगर उसमें कोई अब दिक्कत नहीं है तो उसे हटा भी सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एनी पैकेज प्रोडक्ट दैट इट डिक्लेयर्स एन एसेंशियल कमोडिटीज़। कि एक किसी भी जो आइटम को ये जोड़ती है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में उसका एक फिक्स प्राइस कर सकती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जोड़ सकती है कि इस किसी भी पैकेज आइटम का इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। देखते हैं अगली न्यूज़। आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। लैक्स ऑन सेफ्टी, डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट्स टू द लो प्रायोरिटी दैट लॉ एंड प्रोटोकॉल्स गेट। कहते जो हमने देखे हैं कि कितने सारे इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे नेवेली में हुआ और उसके पहले हुआ क्या कहते हैं वो LG पॉलीमर्स वाला विशाखापट्टनम में। तो ये काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी सोचने की बात है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इस पर स्टेप्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इसमें वही बात की गई है जैसे हमने देखा कि 2 इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुए, एक तमिलनाडु में एक आंध्र प्रदेश में, लीडिंग टू लॉस एट लीस्ट 8 लाइव्स एंड कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू मैनी। कि इसके कारण 8 लोग मरे और कई लोगों को इंजरी हुई और कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हुए लोगों को, ऐसा इसमें बताया गया। जैसे एक हुआ नेवेली पावर प्लांट में जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे हुआ, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे हुआ। एक हुआ LG पॉलीमर्स फैक्ट्री में जो विशाखापट्टनम में, जिसके कारण लोग बेहोश हो गए थे LG पॉलीमर्स वाले में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि LG पॉलीमर्स फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व थी और वो गैस किस यूज़ के लिए होती है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड सिस्टम मेक फॉर लीडर कॉम्बिनेशन, देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर
एंड देयर इज़ एक्सप्लोजन। कि ये जो पावर प्लांट होते हैं जितने भी, और जो एल डी पॉलीमर्स और ये जो पावर प्लांट था नेवेली वाला, दोनों जगह हाई प्रेशर और सुपर हीटेड सिस्टम होते हैं, जिसके कारण एक मैकेनिज्म होता है। अगर वो मैकेनिज्म टूटता है तो उसका कॉम्बिनेशन टूटता है, वो एक गुड सही तरह से फिर नहीं चल पाता, जिसके कारण ये एक्सप्लोजन होता है और लोग इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया था। द गैस लीक इन विशाखापट्टनम apparently involving benzimidazole, a chemical used in pharmaceutical, raises question on maintenance and operational procedures। कि जो गैस लीक हुई विशाखापट्टनम में, वो बेंजीमिडाजोल के कारण हुई, जो एक केमिकल है फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है। वो एक क्वेश्चन राइज करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, हम उसे मेंटेन नहीं किया गया, उसे कि एक प्रोसीजर के तहत नहीं किया गया काम, इस कारण हुआ। तो इस पर ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि हमने मेंटेन उसे नहीं किया, या उस पर कोई ऑर्डर नहीं फिक्स था कि ऐसे यूज़ करना है, या कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ। तो वो भी एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। इन द नेवेली इंसिडेंट देयर इज अ सजेशन द बॉयलर वॉज नॉट इन ऑपरेशन एट इज इट एट ट्रिप्ड एंड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बींग रिवाइव्ड। कि ऐसा कहा गया कि जो नेवेली इंसिडेंट हुआ उसमें बॉयलर ऑपरेशन में नहीं था और वो ट्रिप कर चुका था कुछ दिन पहले, और क्या कहते हैं फिर से रिवाइव हो रहा था, ऐसा इसमें कहा गया। The response of the center and state to industrial accident is usually to stem public outrage by announcing compensation for victims. A transparent inquiry that leads to a fixing of responsibility and reform is a low priority. This culture must change. इसमें कहा गया कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई काम नहीं करती इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के ऊपर, वो सिर्फ एक कंपनसेशन दे देती है। जो विक्टिम्स होते हैं, जो उससे के कारण दिक्कतें आई होती हैं उन लोगों पर, जो लोग मरे होते हैं उन लोगों को सिर्फ एक कंपनसेशन दे देती है। और जो इंक्वायरी होती है वो एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि क्या हुआ, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्या रिफॉर्म बनाए गए, ऐसा कुछ किसी को नहीं पता चलता। और एक इसे लो प्रायोरिटी ये लोग मानते हैं और कोई अच्छा एक्शन नहीं लेते। तो इसी में वही कहा गया है कि इस कल्चर को हमें चेंज करना होगा। इंडियाज एस्पिरेशन टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी। इसमें लास्ट में यही कंक्लूड किया गया कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ स्टेप्स है उसे भी वो अच्छा स्टेप है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। ऐसी इसमें बात की गई है। प्रॉमिस एंड डिलीवरी। Even partially effective vaccines will be in demand, but the safety expert is paramount. India's first indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, developed by a Hyderabad-based company in collaboration with the ICMR, is all set up to be tested on humans. इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सीन है वो हैदराबाद में बनी है। एक कंपनी हैदराबाद की, उसने ICMR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर क्या कहते हैं एक वैक्सीन बनाई कोवैक्सीन। उसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अब भेजा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। उसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल होगा। उससे पहले उस वैक्सीन को माइस, रैट्स और रैबिट्स पर टेस्ट किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। द फेज़ 1 ट्रायल ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग inactivated novel coronavirus will begin this month to test its safety। जो इसका फेज़ 1 है वो इस जुलाई से होना है और देखना है कि ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है और कैसे ये एक्शन लेती, कैसा रिएक्शन देती है, ऐसे इसमें कहा गया। ये जो इसमें वैक्सीन बनी है उसमें वायरस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में वहाँ से लिया गया है, जो कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलकर कई मिलियन डोसेज वैक्सीन का बना चुका है, ऐसा इसका कहना है। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 17 कैंडिडेट वैक्सीन आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। कि 17 ऐसी कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो ह्यूमन ट्रायल के लिए हैं इस वक्त, और लगभग 132 प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है जून 25 को चाइना की एक वैक्सीन है कैंसिनो बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन, वो ऐसी पहली हो गई जो क्या कहते हैं मिलिट्री को प्रोवाइड की गई 1 साल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए प्रोवाइड की गई है वो वैक्सीन मिलिट्री को, वहाँ के चाइना की मिलिट्री को, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज़। जो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल होंगे उससे हमें पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है इस डिसीज़ के खिलाफ इस वैक्सीन का।
While many expect science to find a quick fix, experts investigate 12 to 18 months to get a vaccine commercialized, if at all. इसमें कहा गया कि अगर ये वैक्सीन वर्क भी करती है तो हमें 12 से 18 महीने लग जाएंगे इसे कमर्शलाइज करने में, जिससे हर इंसान तक पहुंच पाए इसे 12 से 18 महीने लग जाएंगे. Regulatory agencies have a responsibility to ensure COVID-19 vaccine deliver with what they promise. ऐसा कहा गया कि रेगुलेटरी एजेंसीज का इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो जो कह रही है वो ही चीज़ प्रॉमिस वही डिलीवर करे, जो उन्होंने कहा है वही हो, ऐसा इसमें कहा गया है. इस एडिटोरियल में इतना ही. अगला एडिटोरियल देखते हैं. द लेसन फ्रॉम Thoothukudi is that Constitutional Court must attempt to change the practices of magistrates. जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है उसे चेंज करना चाहिए, थोड़ा उनकी प्रैक्टिस में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है. जो हमने देखा कि अभी थूथुकुडी में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फादर सन मर गए, क्या कहते हैं, पुलिस कस्टडी में, तो वो काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी सोचने वाली बात थी कि ऐसा क्यों हुआ कि वो पुलिस कस्टडी में मर गए, और उसके ऊपर से इतना एक्शन लिया गया कि उन्हें इन सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और इंस्पेक्टर के ऊपर इंक्वायरी है. ऐसा क्यों हुआ उसी पर इस पर क्वेश्चन किया गया इस एडिटोरियल में. द न्यू एपिसोड ऑफ सेंसेशनल ब्रूटैलिटी हैज़ ग्रिप्ड पब्लिक इमेजिनेशन. कि वही की जो ये नया तरह का जो पब्लिक कस्टडी में ये जो हुई ब्रूटैलिटी हुई उसके बारे में इसमें बताया गया है. द सीमिंगली senseless act of violence inside a police station in Thoothukudi, Tamil Nadu invokes is of extreme weariness. कि जो सेंसलेस एक्ट हुआ पुलिस के द्वारा, क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर तमिलनाडु के, वो काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी गंभीर की बात थी. दिस fatal violence by state actors is a cruel reminder of just how little unshackling has happened in the domain of policing to free his essential public sphere from domains of his heritage and become an active participant in sustaining a democratic polity and not a colony. जो fatal violence हुआ, जो पुलिस के द्वारा एक वायलेंस हुआ लोगों के ऊपर, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर, वो काफ़ी सोचने की बात है. और ऐसा क्यों हुआ उसी पर इसमें पूरे एडिटोरियल में बात की गई. मद्रास हाई कोर्ट ने बिना किसी के नोटिस के अपने आप ही उस पर रिपोर्ट बनाई है कि ऐसा क्यों हुआ, और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, उस सिचुएशन को देखा जा रहा है कि कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है. सुप्रीम कोर्ट इंडिया एज द ओनली इंस्टीट्यूट वर्किंग टुवर्ड्स पुलिस रिफॉर्म्स इन द इंडियन स्टेट. कि ऐसा इसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सिर्फ वही देखती है कि पुलिस रिफॉर्म्स को जो इंडिया के हैं उस पर सिर्फ वही ध्यान देती है, ऐसा इसमें कहा गया है. जैसे हमने देखा था कि जब 1990s में जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस हुआ, जहाँ पे वो क्या कहते हैं गाइडलाइंस पास हुई गई, राइट ऑफ लाइफ और राइट टू नो की पॉलिसी फॉलो की गई, जिसमें बताया गया पावर ऑफ अरेस्ट को चेंज किया गया. पावर ऑफ अरेस्ट के समय जो एक्यूज पर्सन होता है उसको पता होना चाहिए कि ऐसा उसको किस बात पे अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके ये भी वो बता सके लोगों को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता सके कि उसे कस्टडी में लिया जा रहा है. ये 2 पावर ऑफ अरेस्ट में चेंजमेंट आया था उस वक्त. उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इसकी गाइडलाइंस में थोड़ा और चेंज आया और इसे और लॉ बना दिया गया. जो पावर ऑफ अरेस्ट हुआ उसे लॉ बना दिया गया. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस में बताया कि गवर्निंग पुलिस फोर्सेस टू बी पास बाय स्टेट्स अक्रॉस इंडिया. कि जो गवर्निंग पुलिस फोर्सेस होती हैं उन्हें स्टेट्स के द्वारा पास किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया. इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि कैसे उनका, इसमें यह भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव सीमिंगली ट्राई टू चेंज द रियलिटी ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी फॉर वेल over 2 decades, yet we are still here with some reports suggesting that across India there are as many as 5 custodial deaths a day. कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जितनी भी हैं, जितनी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, सब ने एक्शन लिया है और लॉ बनाया है और चेंजमेंट भी किया है कई बार इन पुलिस कस्टडी, जो पुलिस ब्रूटैलिटी होती है उनको रोकने के लिए. लेकिन तब भी आज भी ऐसी रिपोर्ट है कि क्या कहते हैं 5 कस्टडी डेथ पर डे होती है. ऐसा रिपोर्ट में एक आया है, ऐसा एडिटोरियल में बताया गया. इसमें यह भी कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मस्ट शेड द इंस्टीट्यूशनल बैगेज विच ऑफन लीड टू देम प्रोटेक्टिंग द सपोर्टली वॉलेंट्री मोरेबल ऑफ पुलिस.
कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को उनको भी देखना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशनल को देखना चाहिए जो ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी को सहायता करते हैं, बचाते हैं, क्या कहते हैं, उसको भी देखना चाहिए और उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। इसमें वही बात की गई। जैसे हमने देखा कि जो लोकल मजिस्ट्रेट थे, जब एक्शन हुआ तो उनके सामने उन्हें नहीं, क्या कहते हैं, रखा गया कि जो भी 24 घंटे के अंदर कोई भी अगर कस्टडी में जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उससे पहले ही वो लोग मर गए। तो इसमें लास्ट में यही कंक्लूड किया गया, दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट बट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिस्टम फेलियर विच कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स आर इंडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड कुड डू मच टू चेंज। कि ये पूरी तरह से फॉल्ट मजिस्ट्रेट का नहीं है, ये क्या कहते हैं, फॉल्ट है सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम के कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे सारे एक्शन के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूजिंग एथोस। इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया कि जो असम गवर्नमेंट ने असामीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है 1 to 10 क्लास के लिए और केंद्रीय विद्यालय में भी कंपलसरी कर दिया है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये लॉ 6 शेड्यूल वाले एरियाज़ में नहीं होगा जहाँ पे बंगाली, बोडो और इंडिजियस लैंग्वेज यूज़ होती हैं, वहाँ पे ये नहीं होगा। बराक वैली बोडोलैंड काउंसिल, यहाँ पर ये यूज़ नहीं किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं पहले 5th और 6th काउंसिल, उसके बाद आगे का ट्यूटोरियल देखेंगे। 5th and 6th शेड्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया जो ट्राइबल एरियाज़ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर आर्टिकल 244 और 6 शेड्यूल के द्वारा इसे इन एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ कहा जाता है, जिनमें टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम द शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल। ये जो 5th शेड्यूल के एरियाज़ है उनसे टोटली डिफरेंट है। Scheduled areas are those areas which are treated differently from other areas in a state in the sense that whole of the administrative machinery operating in the same is not extended to these areas। कि जो पूरी मशीनरी वर्क करती है पूरे स्टेट में वो इन एरियाज़ में वर्क नहीं करती, ऐसा इसमें कहा गया है। जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, द शेड्यूल एरियाज कैन बी स्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 255 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके अलावा जितने भी 244 आर्टिकल 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, जो इन स्टेट को छोड़ के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनमें दूसरा एक्शन लिया जाता है। जो शेड्यूल एरियाज़ में डिसीजन लिए जाते हैं, द शेड्यूल एरियाज़ कैन बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। कि इन शेड्यूल एरियाज़ को प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही बनाया जाता है और जोड़ा जाता है। द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम कैन ऑर्डर द होल और पार्ट ऑफ द शेड्यूल एरिया सीजेस टू बी शेड्यूल्ड एरिया। कि किसी टाइम भी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर एक पास करके। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर स्टेब्लिशिंग द शेड्यूल्ड एरियाज। कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं देता कि शेड्यूल्ड एरिया के लिए, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया के लिए देता है। However, since they are established for protection of the tribals and aboriginals, the most basic criteria is for preponderance of tribal population in those areas। कि ये मेनली इसका यही होता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को देखना कि वहाँ पे कमी तो नहीं आ रही ट्राइबल पॉपुलेशन की और लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उसके ऊपर इन्हें एक्शन लेना होता है, ऐसा उसमें कहा गया है। जो पूरा एडिटोरियल है जो आज का, वो पूरा एडिटोरियल है कि आसामीज़ लैंग्वेज को जो कंपलसरी कर दिया गया है उसके बारे में ये दिया गया है। जो 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसमें बताया गया कि स्टैटिस्टिकल डाटा हैव बीन ऑफन यूज्ड एज अ टूल टू कंस्ट्रक्ट द लिंग्विस्टिक हायरार्की एंड होमोजेनिटी इन अ रीजन। कि जैसे हमने देखा है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, जो डाटा होता है उसके हिसाब से ही हम अपनी लिंग्विस्टिक हायरार्की देखते हैं और देखते हैं कि किस एरिया में कितना कहते हैं लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। जैसे हमने देखा, हम सबका ही मानना है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो उर्दू बोलते हैं, हिंदू हिंदी बोलते हैं। इसी पॉलिटिक्स के कारण ही जो मगधी है, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली लैंग्वेजें हैं उनको एक डायलेक्ट्स मान लिया गया हिंदी लैंग्वेज का, सिर्फ एक डायलेक्ट रह गए वो, उन्हें लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिल पाया है, वो एक डायलेक्ट रह गया हिंदी लैंग्वेज के, ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया है। जैसे हमने देखा कि जो आसामी स्पीकर थे 2011 में उनकी था 48.38%, जो कम हो गया था 1971 में, वो थे 60.89 स्पीकर थे आसामीज़ लैंग्वेज के, और जो कम हो गया अभी।
This is not because of school education, but mainly because of the fact that Assamese is the dominant market language, at least in the Brahmanpur Valley. ये इसलिए पर कंपलसरी नहीं किया गया है कि स्कूल एजुकेशन के लिए, ये इसलिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आसामीज़ जो है वो डोमिनेंट मार्केट लैंग्वेज है, वहाँ की जो मार्केट लैंग्वेज है वो आसामीज़ है, और ब्रह्मपुत्र वैली में मेनली सब आसामीज़ बोलते हैं, ऐसे इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा कि जो CAA हुआ उसमें भी जो आसामीज़ नेशनलिज्म था वहाँ पे भी जो लाया था, लेकिन वो लैंग्वेज के कारण नहीं था उस वक्त था कि क्या कहते हैं, लोग वहाँ सोच रहे थे कि ट्राइबल को भी वहाँ पे अपना दिखाना होगा कि सिटीजनशिप में, इसलिए वो मूवमेंट आया था और इसलिए वहाँ पे दिक्कतें हुई थी उस वक्त, ऐसे इसमें कहा गया है। लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया, दिस लॉ विल ओनली इंक्रीज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, triggering social conflicts once again. It's time for progressive section in Assami to go beyond the politics of fear and assert the includes ethos of Assam. किसमें कहा कि ये सिर्फ मार्जिनलाइजेशन करेगा कम्युनिटी का, ये जो लॉ लाया गया कंपलसरी आसामीज़ लैंग्वेज, वो सिर्फ मार्जिनलाइज करेगा कम्युनिटी को और क्या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर करेगा, और इससे क्या फ़ायदा होता है ये तो देखना ही है, लेकिन जो आसाम के लोग हैं उन्हें इस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, और क्या कहते हैं देखना है कि उन्हें फ़ायदा हो और आसाम को कि गाँव पे पीपल को फ़ायदा हो, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूट्स जनरल जू अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ने क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जो स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर दिल्ली और मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट ने मिलकर किया है। द सेंट्रल जू अथॉरिटी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी चेयर्ड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्टर एंड टास्क्ड विद रेगुलेटरी जूज अक्रॉस द कंट्री। इसे चेयर किया जाता है, चेयरमैन इसके हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, और ये देखती है सारे जू जितने भी कंट्री में उनके ऊपर अपना देखती है, और रेगुलेशन और क्या कहते हैं रिफॉर्म्स बनाती है उसी के ऊपर। ये देखती है गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब रूल्स अंडर विच एनिमल्स में बी ट्रांसफर अमंग जूस नेशनली एंड इंटरनेशनल। ये बनाती है गाइडलाइंस और देखती है रूल्स बनाती है कि जो जानवर हैं वो किसी जू से दूसरे जू में कैसे जाएं, नेशनली या इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में, कुछ रूल्स के हिसाब से ही जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी कब बनाई गई थी और इसकी चेयरमैन इस वक्त कौन है, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें और एक लाइक बटन प्लीज़ ज़रूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।